अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। लेकिन आज के प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में ज़ाहिर है एक बड़ा ही अहम फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव को लेकर। उसी मामले पर हम आज डिस्कशन करेंगे आज के शो में। अब तक की जो उस फैसले से मुतालिक चंद अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी मिल गई और भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस का फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और कुलभूषण जाधव की सज़ा मुअत्तली, रिहाई और हवालगी से मुतल्लिक़ भारत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की। और ये तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कुलभूषण जाधव को सुनाई जाने वाली सज़ा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इसके कानूनी पहलू अब क्या होंगे, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है आलमी अदालत इंसाफ में। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। फ़हद हुसैन साहब हैं पैनल में, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हैं और फैसल हुसैन साहब पैनल का हिस्सा हैं। जैसे ही दीगर मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे हम उनका भी तारुफ आपसे करा देंगे। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले जाहिर है कानूनी राय फैसले से मुतालिक क्या है अब तक, क्योंकि जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने बता दी। देखिए, एक बुनियादी बात तो ये सबके समझने के लिए कि ये फ़ैसला जो भी है, जिसकी भी हक़ में है, ये फ़ाइनल फ़ैसला है। इसकी कोई अपील नहीं, इस अदालत के ऊपर और कोई अदालत नहीं जो इस फैसले पर नज़रसानी करे या इसकी अपील सुने। सिर्फ इसी अदालत को इख्तियार है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन पर कोई हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई सवाल उठे तो इसी से रुजू वापस किया जा सकता है। सो दिस इज़ द फाइनल डिसीजन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ये जो एक्सपेक्टेड डिसीजन था, जो अगर आप इस अदालत की माजी के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखें तो ये उसके मुताबिक ही है कि इन्होंने इंडिया की जो सारी डिमांड थी कि जी कुलभूषण यादव का जो ट्रायल है और जो कन्विक्शन है अंडर पाकिस्तानी लॉ उसको ही सेटिसाइड कर दे और उसको रिहा कर दे, वो उन्होंने नहीं माना। हमारा जो मौक़िफ़ था कि वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस एस्पियोनाज के केसेस को अप्लाई नहीं करता और जो हमारा 2008 का बायलैटरल ट्रीटी है विद इंडिया वो उसको ओवरराइड करता है और पाकिस्तान को इख्तियार देता है कि इस तरह के मामलात में एक्सक्लूड करे कॉन्सुलर एक्सेस, वो भी उन्होंने डिसरिगार्ड कर पाकिस्तान को ही डायरेक्ट किया है कि वो इफ़ेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन के मैकेनिज़्म करे आफ्टर इंश्योरिंग कि कुलभूषण को और इंडिया को जो उनके राइट्स हैं अंडर द वियना कन्वेंशन वो दिए जाएं। जो इसमें एक बहुत अहम पहलू है, आई थिंक, जो पाकिस्तान की शायद अदालती निज़ाम के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ने एक शायद कह सकते हैं अनप्रेसिडेंट आर्गूमेंट ये लिया कि पाकिस्तान की जो आइन है और जो निज़ाम है और जो अदालत है और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनमें फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसलिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की माजी के फैसले हैं, फॉर एग्जांपल जिसका भी हवाला भी दे रहे थे जज साहब, अवीना केस which was a case of Mexican nationals who were convicted in the United States of America, तो वहाँ भी आइडेंटिकल ऑलमोस्ट यही फैसला ICJ ने सुनाया कि उनके राइट्स वायलेट हुए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा गया कि अपनी ही चूजिंग से वो रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन करें। तो इंडिया ने ये केस बनाने की कोशिश करी कि ये पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान की जो निज़ाम में वहाँ हमारे वकीला हजरात ने ये साबित किया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स का भी प्रोसेस है वो इंटरनेशनल जो ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल की मुतालबात हैं उस पर पूरा उतरता है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इसीलिए हमारी अपनी डोमेस्टिक कोर्ट्स की इधर ही रहते हुए रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन होएगी कुलभूषण यादव की। जो इंडिकेशन हो रही है कि शायद हाई कोर्ट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन उसको एग्जामिन किया जाए बाय द हाई कोर्ट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग हिम काउंसलर एक्सेस, और फिर जो आर्मी एक्ट के तहत जो क्लेमेंसी की प्रोविजंस हैं वो भी अपील टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड देन टू द प्रेसिडेंट, दैट इज आल्सो देयर। आपने सारा सिनेरियो क्लियर कर दिया कि फ्यूचर में अब जब इसके इम्प्लीकेशंस की हम बात करेंगे तो वो क्या क्या हो सकती हैं। फासिब, अब अगर हम कानूनी पहलू से बात करते हैं तो डेफिनेट अब तक के जो फैसला सामने आया उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं, बड़ी जीत भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया आलमी अदालत इंसाफ ने। आपके ख्याल में अब जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जब
اعترافی بیان آیا کلبھوشن جادو کا بہت پہلے، اس کے بعد سے بڑی ہلچل مچی، میڈیا پر بھی ایک بڑی جنگ چھڑی نظر آئی، اور خاص طور پر انڈین میڈیا کا. آپ کے خیال میں اب اس سینیریو سے اگر ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں تو کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو اور قانونی طور پر؟ دیکھیے دعا، میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے پولیٹیکل ریپرکشن پر جائیں، ذرا اس فیصلے کو تھوڑا سا اور اس کا وزن کر لیں، اس کو تول لیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے. یہ ٹیکنیکل فیصلہ بھی ہے، اور یعنی فیصلے سارے ٹیکنیکلی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے جو لیمن ہوتے ہیں انہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے بیرسٹر صاحب جیسے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم ہیلپ لیتے ہیں. لیکن اسی لیے کیونکہ یہ جو اس فیصلے میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہماری بڑی جیت ہے، اور ہم اس کو دوسری طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اگر تھوڑا سا مزید اینالائز کر لیں کہ اس میں سے بنیادی طور پر انڈیا نے کیا مانگا تھا، ان کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا، اور اس کے بعد اب اس حوالے سے اس کیس کا کیا ہوگا. تو ابھی جو میں بیرسٹر صاحب نے بات کی اس کو اگر تھوڑا سا ریٹریٹ کر دیں مزید، کیونکہ لوگ ابھی بہت حد تک جو ہیں وہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بنیادی چیز کی کیا ہے، تو دیکھیے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کچھ چیزیں جو بیرسٹر صاحب نے ذکر کر دی ہیں تاکہ معاملات اور مزید کلیئر ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیے، انڈیا نے یہ کہا تھا جب وہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ جاسوسی کر رہے تھے، پاکستان سے گرفتاری ہوئی اور بھارتی نیوی کا یہ افسر تھا، تو یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اسپائی ہے. اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور اس کو سینٹنس ہو گیا. انڈیا جو ہے وہ چلا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کاؤنسلر ایکسیس چاہیے، اس کا سینٹنس جو ہے اس کو روکا جائے، اس کو اوور ٹرن کیا جائے، اور یادو کو ریلیز کیا جائے اور بحفاظت انڈیا پہنچایا جائے. بیرسٹر صاحب جہاں میں غلط ہوں مجھے ٹوک دیجیے گا. اب اس میں پاکستان کا یہ موقف تھا کہ ہم اس کو کاؤنسلر ایکسیس نہیں دے سکتے، کیونکہ جنیوا کنونشنز کا جو آرٹیکل 36 ہے جس کو انڈیا نے کوٹ کیا تھا، ہمارا یہ موقف تھا کہ اس کے تحت جو ہے وہ کیونکہ یہ جاسوس ہے تو اس پہ یہ اپلائی نہیں کرتا، اور اس لیے ہم اس کو ایکسس نہیں دیں گے. اب جو فیصلہ آیا ہے یہ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے کلیئر ہو. اس فیصلے میں جو بھارت کی جو 3-4 جو پلیز تھیں ان کو انڈیا نے ریجیکٹ کیا ہے. انڈیا معاف کیجیے گا عالمی عدالت نے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، انہوں نے ایک چیز مانی ہے کہ اس کو کاؤنسلر ایکسس دے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سینٹنس ہے جو پاکستان نے کیا ہے وہ جو آرٹیکل 36 کی وائلیشن نہیں ہے، چنانچہ وہ خود اس کو اوور ٹرن نہیں انہوں نے کیا. کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو ریلیز جو کرنے کا تھا اس پہ بھی کورٹ نے کچھ نہیں کہا، اور اس کو واپس بھیجنے کا بھی کچھ نہیں کہا. تو صرف اور صرف تمام تر جو انڈیا نے جو چیزیں مانگی تھیں ان کو صرف ایک چیز ملی ہے، کاؤنسلر ایکسس، اور ہم نے اور وہ ایکسس اب ہم نے دینی ہے. اس کے بعد اب جو ہمارا لیگل پروسیس اس سے آگے بڑھے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں. بریگیڈیئر صاحب، آپ اگر قانونی طور پر بات کرنا چاہیں، جیسے فاض صاحب نے بہت سی چیزیں ایڈ کی، بیرسٹر صاحب نے اس پہ وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ میں اس کے جو پولیٹیکل اثرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس معاملے کو لے کر بڑا شور شرابہ ہوا تھا، اب بھی جیسے فاض صاحب ذکر بھی کر رہے ہیں انڈین میڈیا کو لے کر، ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری جیت ہے، اور وہ جیت کا ایک پہلو ہے کہ انہیں کونسلر رسائی ملی. آپ کے خیال میں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ کیونکہ آلریڈی بڑے ٹھوس ثبوت ہیں کلبھوشن جادو کے حوالے سے پاکستان کے پاس، جسے مانا ہے عالمی عدالت انصاف نے بھی. بالکل، دیکھیں انڈیا کا جو تھرسٹ تھا پورے آرگومنٹ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو ہم اس کو اگر دیکھیں کہ اس نے کیا اس کا آبجیکٹیوز جو ہے وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. ان کا یہ تھا کہ سزا کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اس کو رہا کیا جائے اور اس کو بھارت کے حوالے کیا جائے. ان تینوں کے اوپر جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا گیا. سو جو مین تھرسٹ تھا ان کے آرگومنٹس کا یا ان کا جو آبجیکٹیو تھا وہ اچیو نہیں ہوا. ایک ہو گیا کہ کاؤنسلر ایکسیس ہونی چاہیے تھی، اور وہ میرے خیال میں پاکستان نے کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ جنیوا کنونشن میں جو ہے جو لوگ اسپیناج پہ پکڑے جائیں ان کو کاؤنسلر ایکسیس نہیں ملنی چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو اوور رول کر دیا، اور پاکستان کے اس موقف کو انہوں نے تائید نہیں کی اور نہیں مانا انہوں نے. چلے وہ مل جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آرٹیکل 21D ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اسپیناج میں انوالوڈ ہوگا
वो चाहे जो भी हो, अमेरिकन सिटीजन हो, यूएस सिटीजन, क्या नाम है, ब्रिटिश सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, जो भी जिस मुल्क का भी है, ही बिकम्स सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। वो पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो फौजी है, तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। दूसरा है कि इफ इज इन्वॉल्व इन सबोटाज अगेंस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ये दोनों जो है ये गुलबशन पे लागू होते हैं। आर्टिकल 21D जो है, ये दोनों उसकी जो प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर लागू होते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट में उसका केस चल सकता है। और ये पाकिस्तान की मर्जी है कि ये जो है केस जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाए, ये किसी और के बस की वो जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हमें बताए कि कौन सा केस किधर चलेगा। दूसरा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में। आर्टिकल मेरे ख्याल 10A है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको मिलने चाहिए। वो तमाम चीजें जो उसके हक में है वो उसको मिलनी चाहिए, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है वो पूरा जो उसको उसकी लीगल राइट्स हैं उसका तहफ्फुज़ किया जाएगा और उसको पूरी राइट दी जाएगी। और उसके बाद भी आर्मी चीफ को, जैसे अभी वकील साहब ने बताया और बैरिस्टर साहब ने बताया कि उसको जो है आर्मी चीफ को अपील कर सकता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कर सकता है। अभी इसके पॉलिटिकल, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को अभी जो है हमारे साथ इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि जो ये इस किस्म के कार्रवाइयों में वो मुलव्विज़ है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने सर्विंग फोर्सेज ऑफिसर्स पाकिस्तान के अंदर भेज के सबोटाज वगैरह करता है, यहां पर बदमनी फैलाता है, ये नहीं चलेगा। और हम किस तरह इस पूरी जंग में से, ये जो प्रॉक्सी जंग है, इसमें से किस तरह निकल सकते हैं, बिल्कुल, किस तरह इस खित्ते को जो है वो अमन की तरफ लेके जा सकते हैं, कि हम किस तरह अमन की तरफ जो है जा सकते हैं। और ये जो इस किस्म के जो कार्रवाइयां हैं इनको बंद किया जाए इस पूरे खित्ते में, ताकि हम एज अ रीजन जो है वो इकोनॉमिकली राइज कर सके। दुआ, एक सेकंड में एक सवाल करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है बैरिस्टर साहब से, कि ये जो अब जो यहाँ से जो प्रोसीजर आगे चलेगा, अब उसमें पहली बात तो अगर आप ये भी हमें समझा दें और हमारे व्यूअर्स को भी कि ये जो काउंसलर एक्सेस का उन्होंने कहा है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, यानी कि अब ये क्योंकि जजमेंट आ गया तो अब उसके लिए काउंसलर एक्सेस कब देनी है, कैसे देनी है, किसको देनी है, यानी कौन लोग हैं जो आके उनको मिल सकते हैं, इसका कोई सिस्टम है, यानी ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी, पहली बात। और दूसरा जो ये तो क्लियर हो गया कि उसकी जो सेंटेंस है उसको उस पर स्टे है, लेकिन आगे कोर्ट्स में जो मामला चलेगा उसका प्रोसीजर और उसकी पॉसिबल टाइमलाइन जो है वो क्या है, और वो पाकिस्तान की सवाबदीद है अब ये मुकम्मल तौर पर। देखिए, जो तो पहला आपका सवाल है, क्योंकि कोर्ट्स ने डिटरमिन कर दिया कि वियना कन्वेंशन अप्लाई करता है सेक्शन 36 या उसके आर्टिकल 36 के तहत इनको एक्सेस देना है, तो जो नॉर्मल केसेस में रूटीन में प्रिजनर्स का रोज़मर्रा का आपका तौर तरीका है काउंसलर एक्सेस देने का, कि आप जो उनकी एम्बेसी में काउंसलर स्टाफ है उनको एक्सेस दिया जाएगा, दे विल हैव अ राइट टू अरेंज लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड वट एवर राइट्स दैट दे हैव व्हिच यू आर अप्लाइंग फॉर अदर कॉन्विक्ट्स, वो अब आपको इनको देने पड़ेंगे। कोई इनका एज अ स्पाई या अंडर मिलिट्री लॉ या अंडर आर्मी एक्ट कन्विक्ट होना या ट्राई होने से कोई एक्सक्लूजन नहीं बेसिकली अप्लाई करेगी। सो यू शुड बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। लेकिन इसमें इंडिया डिमांड कुछ नहीं कर सकता, यानी वो ये नहीं कह सकते कि हमें अब हफ्ते में एक बार दें, हफ्ते में 2 बार दें। अब ये पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद है कि वो जब दे, जितनी दे। अब वो अगेन क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर हम कोई उसमें कोई लिमिटेशन रखें जो अगेन वियना कन्वेंशन के खिलाफ हो या पास्ट प्रेसिडेंट्स के खिलाफ हो, तो फिर आप एक और उनको ग्राउंड्स दे देंगे। सो माय सजेशन वुड बी कि मैक्सिमम पॉसिबल जो भी अंडर द कन्वेंशन एंड अंडर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और हमारी अपनी प्रैक्टिसेस जितना भी एक्सेस है, इसको मैक्सिमम लेवल का देना चाहिए, मिनिमम लेवल का देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईएस्ट लेवल से हम इस इशू पर तो केस हार चुके हैं। अदरवाइज विल गिव अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन टू इंडिया कि जी अब ये काउंसलर एक्सेस दे रहे हैं लेकिन मुकम्मल नहीं दे रहे। पाकिस्तान नहीं देता, क्योंकि पहले भी ये मामला था जो इंडिया ने जिसकी दरख्वास्त मानी भी गई है, तो उसमें क्या फिर कानूनी पहलू होंगे? जैसे आप कह रहे हैं मजाज है पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस दे, लेकिन नहीं देता, तो क्या ये भी पाकिस्तान के पास है? देखिए, इस फैसले को कंप्लाई ना करना तो आई वुड नॉट एडवाइज, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ये हाईएस्ट अदालत है यूनाइटेड नेशंस की, इसकी कोई अपील नहीं है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं करते तो the other party can go to the UN Security Council and seek some sort of लेकिन अब सिविल कोर्ट्स में अगर जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है?
देखिए सिविल कोड अब सो काउंसलर एक्सेस आ गया विच मीन्स कि कुलभूषण यादव गेट्स ऑल एक्सेस टू इंडियन सपोर्ट एंड मे बी लीगल काउंसिल एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स एंड देन एक दूसरी बात ये होती है कि हर चीज़ थोड़ी सी ओपन हो जाएगी ना। पहले जो आपका मिलिट्री ट्रायल अगर चल रहा था तो एवरीथिंग वाज बिहाइंड क्लोज डोर्स। विद दिस एक्सेस इंटरनेशनल लाइट विल शाइन ऑन दिस ट्रायल, सो थोड़ा सा वो होएगा। लेकिन जो बात समझने वाली है कि इस ICJ के फैसले से कोई वक्त पीछे नहीं गया। मतलब ICJ जिस स्टेज पर उनका केस था उससे अब आगे जो पाकिस्तान के कवानीन रेमेडीज देते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि उन्हीं के अंदर रहते हुए एक इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन होनी है। एंड वो पाकिस्तान को उन्होंने डिस्क्रेशन दे दी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर उसमें हिदायत दी है कि बिल्कुल यूनिलैटरल ये डिस्क्रेशन नहीं होती। आपने सारी जो इनकी जजमेंट है उसको पढ़ने के बाद, एंड अगेन जिस तरह फासर ने कहा इट्स टेक्निकल थिंग, हमारे जो स्टेट के लीगल एक्सपर्ट्स हैं उसको बार बार पढ़ेंगे। बट बॉटम लाइन ये है कि दो एवेन्यूज हैं। एक एवेन्यू तो अंडर आर्मी एक्ट इज द अपील टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड देन द अपील टू द प्रेसिडेंट। इसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है अंडर आर्टिकल 199 जिसमें आप कोरम नॉन जूडिस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी या मैलिस इन लॉ की बुनियाद पर जो फैसला है उसको असील कर सकते हैं, जिसकी आगे अपील होगी टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू एवेन्यूज। एक कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव इस वक्त ये एक्सप्रेस न्यूज पर आप देखेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का ये इख्तिलाफी नोट, भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा इख्तिलाफी नोट में, भारत ने इस मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और तसद्दुक जिलानी का ये भी कहना है कि वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को इसमें शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, इख्तिलाफी नोट है ये तसद्दुक जिलानी का, अहम सबूत नज़रअंदाज करके अदालत ने खतरनाक रिवायत की बुनियाद रखी। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के एडहॉक जज है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जिनका ये इख्तिलाफी नोट आपसे शेयर कर रहे हैं। भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत ने इस मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को इसमें शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव खबर जो सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस मुतालिक ये इख्तिलाफी नोट है जिसमें यह भी लिखा गया है कि अहम सबूत नज़रअंदाज करके अदालत ने खतरनाक रिवायत की बुनियाद रखी। इख्तिलाफी नोट आलमी अदालत इंसाफ के पाकिस्तान के एडहॉक जज हैं जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जिनका ये इख्तिलाफी नोट है कि भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उनका ये भी लिखना है इस इख्तिलाफी नोट में कि वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को इसमें शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि अहम सबूत नजरअंदाज करके अदालत ने खतरनाक रिवायत की बुनियाद रखी। इसको अगर हम स्क्रीन पे रखें इस वक्त, अगर ब्रेकिंग ये चल रही है और ये एक्सप्रेस न्यूज़ की ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है कि ये जो डेसिग्नेटेड नोट है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस बैरिस्टर साहब, इनका वहाँ पे क्या रोल था? और ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले हमारे व्यूज़ को पता चले एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन के थ्रू कि उनका डेसिग्नेटिंग नोट इस जजमेंट में क्या था। देखिए इनका रोल वहाँ ये था कि क्योंकि जो वहाँ परमानेंट जजेस हैं इस वक्त, उसमें आई बिलीव देयर वाज एन इंडियन नेशनल, तो जो स्टैट्यूट्स हैं ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो ऐसी सूरत हाल में आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अगेन फेयर ट्रायल ये इजाज़त देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि अगर एक फरीक या एक कंट्री का जज मौजूद हो तो वो रिक्यूज़ करे। इनफैक्ट वो एक्सप्रेसली कहते हैं कि अगर एक कंट्री की नेशनैलिटी का जज कोर्ट में हो तो वो ज़रूर बैठेगा उस केस के अंदर। उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने वहाँ एक एडहॉक या टेम्पररी जज की प्रोविज़न डाली हुई है सो दैट द अदर साइड इज़ नॉट प्रेजुडिस्ड। तो हमारी आई थिंक कंट्री की नॉमिनेशन थी तसद्दुक जिलानी साहब ऑब्वियसली। और इस डेसिग्नेटिंग नोट की अहमियत क्या है? देखिए डेसेंटिंग नोट की अहमियत वही है जो किसी भी डेसेंटिंग नोट की होती है। वो इट्स मे बी अ कॉन्ट्ररी व्यू बट एज अ डिसीजन इन इटसेल्फ इट इज़ द मेजॉरिटी डिसीजन विच इज़ ऑलवेज बी एप्लीकेबल।
तो it is not having any legal value in that sense. Judgment तो वही यानी है जो कानूनी तौर majority पर के- इसकी वो वैल्यू नहीं है, या फैसले पर ये इख्तलाफी नोट किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? मतलब फैसले पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी एक फैसले में किसी ने कहा था कि डिसेंटिंग नोट इज अ कॉल आउट टू द फ्यूचर, कि कभी फ्यूचर में रिविजिट किया जाए मामला, तो किसी डिसेंट को लेकर वो अगली किसी फैसले को इन्फ्लुएंस करे। लेकिन इस फैसले की हद तक तो ये सिर्फ इनकी राय है ठीक। और इसकी कोई लीगल वैल्यू उस तरह नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये राय है, लीगल वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के एडहॉक जज हैं जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी, जिनका ये इख्तलाफी नोट है, और उन्होंने अपने इस इख्तलाफी नोट में कहा है कि भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अपने इख्तलाफी नोट में उनका ये भी कहना है कि वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को इसमें शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। अहम सबूत नज़रअंदाज करके अदालत ने खतरनाक रिवायत की बुनियाद रखी है। बैरिस्टर साहब का ये भी कहना है इस इख्तलाफी नोट से मुतल्लिक कि लीगली तौर पर ये उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन अगर बाद में इस मामले को देखा जाएगा तो इस राय को भी शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से ये इंतहाई अहम इख्तलाफी नोट है जो आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के एडहॉक जज हैं जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी, जिन्होंने ये लिखा कि दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इस मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जो जासूसी करते हैं उनको इसमें शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि इंतहाई अहम सबूत थे कुलभूषण जाधव से मुतल्लिक जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, और ये अहम सबूत नज़रअंदाज करके अदालत ने ख़तरनाक रिवायत की बुनियाद रखी है। ये तमाम मामला, इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे, और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं खुसूसी ट्रांसमिशन में, उनसे भी इस फैसले से मुतल्लिक भी हम बात करेंगे, और साथ साथ पॉलिटिकली जो इम्पैक्ट है दोनों ममालिक के हवाले से उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें आलमी अदालत इंसाफ का ये फैसला जिसमें कुलभूषण जाधव की बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, लेकिन काउंसलर एक्सेस के लिए कहा गया। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब आपके ख्याल में, अभी मैं ट्वीट देख रही थी, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है। वज़ीर आज़म मोदी की भी वो तारीफ़ कर रही हैं कि वो ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गए। आपके ख्याल में अब ये जो काउंसलर एक्सेस है, ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान को मज़ीद होमवर्क की भी अब ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला कितना काबिल कबूल है? देखें जी, पहले तो सुषमा स्वराज को मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो जीत गई, कि वो उसको ले गई कुलभूषण यादव को इंडिया, पाकिस्तान से आज़ादी मिल गई। तो यही उनका केस था जो वहाँ ठुस होकर गिर गया। मतलब वो बेशर्मी से ट्वीट करने पे किसी पे मना तो नहीं है ना कि जो मर्जी कोई कह दे। मसला ये था कि वो चाह रहे थे कि इसको रिहा करो, हमारे हवाले करो, फौजी अदालत की सज़ा को मनसूख करो। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ कि जिसको आलमी अदालत इंसाफ में इस तरीके से चैलेंज किया जाता है। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने फौजी अदालतें बनाई थी, उसके तहत ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही हैं। जिस आइन के तहत ये कोर्ट्स कायम कर रही थी, उसी में ही हमने दी फौजी अदालतें कि हमारे यहाँ मसला इसी इंडिया का पैदा किया हुआ दहशतगर्दी का इशू था। पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी को मैं फुल खराज तहसीन पेश करूँगा कि एक अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा। वहाँ एफर्ट्स तसद्दुक जलानी की भी नज़र आई हैं। हमारे वकील ने, ये हमारे यहाँ तो मिन करते रहते हैं ना, खड़े होकर जनाब जनाब करते हैं, वहाँ वो पता लग रहा था जब वो आर्गूमेंट दे रहे थे, सुनने का भी मज़ा आ रहा था कि कोई वकील है जो आलमी अदालत इंसाफ में एक अच्छे अंदाज से मुकदमा पेश कर रहा है। हमारी चीज़ें ठीक साबित हो गई। अब काउंसलर एक्सेस ओके, ये आलमी अदालत इंसाफ भी इसी तरह के फैसले करती हैं बैठ के कि जी चलो बड़ों का है केस, 4-5 सिफारिशें आ गई, काउंसलर एक्सेस दे दें, ले लें, उसका कोई बयान घड़वाएंगे, उससे बनवाएंगे, लेकिन वो चलेगा तो पाकिस्तान की किसी अदालत में ना आके वो सबूत, वो कन्फेशन, वो आके कहेगा ज़बरदस्ती ली है, ओके कह दे वो। लेकिन जो चीज़ें हमने दी हैं कि जो आलमी अदालत इंसाफ ने अब तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने उसे हुसैन मुबारक लिखा है कुलभूषण यादव का, इंडिया ने भी कोई क्लियरेंस नहीं दी। हमने तो सारी चीज़ें साबित की हैं, उसका नंबर भी दे दिया, नेवी का PN, सब कुछ जो उनका नेवी का नंबर होता है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमारा केस बेहतरीन अंदाज से जीता गया है, लड़ा गया है, हमारे हवाले से इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी ज़ाहिर है वो केस लेके गए, सज़ा मुअत्तली की, चूँकि जो सज़ाए मौत है वहाँ पे राय जी नहीं है मगरिब में, वो देने के कायल ही नहीं होते हैं। हमारे वकला ने, हमारे पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छे अंदाज से इस केस को स्टार्ट से ही लेके चले और उसका अंजाम अब आ गया। बैरिस्टर साहब ने कहा कि अब इसकी अपील नहीं है, इट्स ओके, फाइनल हो गया। अब जब वो फैसला रिटर्न सूरत में यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि
साथ साथ वो वेब पे भी अपलोड हो गया है। तो इंडिया बाकायदा दरख्वास्त करेगा, फिर उसको जहाँ पे हमारे जो लॉ कहते हैं जेल में या किसी भी जगह पे जहाँ पे उसको रखा गया एक्सेस दी जाएगी कि उनका वकील, उनका काउंसलर इंडियन आके मिलेगा, पूछेगा, बताएगा, और वो भी पता चल जाएगा कि वो क्या बताएगा, क्या बयान घड़वाएगा, उससे कोई चीज़ छुपी तो रहती नहीं है। लेकिन मैं इस हवाले से कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनली हमारी ये जीत हो गई कि हमारे सिस्टम पे भी कोई धब्बा नहीं आया, जो पिछले दिनों आया इफ्तिखार चौधरी साहब की जो आई हुई थी ना जजमेंट, पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन जुर्माना पड़ा। तो अभी हम उसको देख ही रहे थे, तो चलें एक लिहाज से इधर ये ठीक भी हो गया काम। ठीक फैसल साहब, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि एक लिहाज से अगर बैनुल-अक़वामी मामलात देखते हैं इंटरनेशनली तो ये ठीक हो गया, ये पाकिस्तान की जीत है। ऑल्दो इंडिया में सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट की कि ये इंडिया की जीत है। आपके ख्याल में कौंसलर एक्सेस की, क्योंकि बार बार एक ही बात की जा रही है, क्योंकि ये डिमांड थी इंडिया की जो एक्सेप्ट हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि कौंसलर साइड है। अब इस फैसले को लेकर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मजीद होमवर्क की बात करते हैं, तो क्या इम्प्लीकेशंस आपके ख्याल में हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त भारतीय मीडिया भी ये साबित करने पे तुला हुआ है कि भारत की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब भारत का मीडिया अगर अपनी पूरे भारतीय कौम को ही अगर अहमक समझता है तो इसका तो हमारे और आपके पास कोई इलाज नहीं है। किस ढिठाई के साथ इस वक्त भारतीय मीडिया अगर आप देखें झूठ बोल रहा है कि आप इंतहाई दर्जे का झूठ जो है इस वक्त भारतीय मीडिया पे बोला जा रहा है। देखिए, इस पूरे फैसले का आप सरसरी जायजा लें, तफसीली जायजा लें। जो भारत की अपील थी उसका जो बुनियादी जो उसकी कामयाबी क्या होती, वो सिर्फ एक नुकता था कि वो ये कुलभूषण को पाकिस्तान से बाहिफाजत अपने मुल्क में ले जाए। बाकी जो जितने भी मामलात हैं वो सिर्फ सानवी है। काउंसलर एक्सेस दिया जाए, फैसले को रिव्यू किया जाए, फैसले को रिव्यू होने के बाद भी पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है ना, और काउंसलर एसआई से क्या मतलब फर्क पड़ जाएगा। भारत की जो कामयाबी होती है वो सिर्फ एक नुक्ते पर होती है कि वो कुलभूषण को रहा कराने में कामयाब हो जाता, लेकिन वो इस बुनियादी कामयाबी में भारत कतई तौर पर जो है वो नाकाम रहा है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी ये नहीं हुई कि कुलभूषण रहा नहीं हुआ, पाकिस्तान की जो इससे बड़ी अचीवमेंट हुई है कि जो कुलभूषण, ये जो पाकिस्तान का ये जो केस था पूरी दुनिया में पाकिस्तान पेश कर रहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, उसके जासूसों का नेटवर्क फैला के दहशतगर्दी कर रहा है, और पाकिस्तान में जितनी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, जो दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो रहे हैं, उनमें बिल वास्ता और बिला वास्ता जो है वो भारत मुलव्विस है। आज पूरी दुनिया में ये भी साबित हो गया है कि पाकिस्तान में मेरे में ये सवाल था, मैं आपका यही पॉइंट लेकर आगे जाना चाहती हूँ। फासिल, जैसे फैसल साहब कह भी रहे हैं कि एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ रहा था जिसको तस्लीम उस तरह से नहीं किया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है, उसके जासूस भी हैं, और ये एक बड़ा प्रूफ था कुलभूषण जाधव की सूरत में। क्या आपको लगता है कि ये हम मनवाने में कामयाब हो गए? देखिए, मेरा ख्याल है ये प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि जो आईसीजे है उसने ये कहा है कि कुलभूषण यादव का जो भी फैसला होना है वो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत होना है। उन्होंने कहा है कि इसको आप इस कन्विक्शन को रिव्यू करें। उससे मुराद ये है कि अब हमारी जो हाई कोर्ट है वो इसको देखेगी, और जाहिर बात है क्योंकि तमाम तर शवाहिद ये साबित करते हैं कि ये एक जासूस है, तो उसको जब वो तमाम शवाहिद पाकिस्तान की कोर्ट्स में आएंगे उस तरीके से तो वही रिजल्ट आएगा। तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया है, लीगली पाकिस्तान का केस स्ट्रांग हो जाएगा कि हम कानूनी तौर पर इसको कन्विक्ट करेंगे जासूसी के तहत, और उसकी पे जो भी सजा है उसके मुताबिक चलेगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन उस हवाले से। वैसे साहब, एक तो ये इसका जवाब दीजिएगा जरा क्विकली, और साथ में सुषमा स्वराज जीत कह रही हैं कि विक्ट्री है इंडिया के लिए। इज इट विक्ट्री फॉर इंडिया? देखिए, विक्ट्री फॉर इंडिया अगर वो सिर्फ आप इस हद तक पूछेंगे, अगर इंडिया सिर्फ ये चाहता था कि कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दिया जाए तो वाकई उनके लिए विक्ट्री है, लेकिन ये एक बड़ा मतलब मस्कीन सा ही आंसर होएगा, बिकॉज इनकी असल ख्वाहिश तो यही थी कि ये मिलिट्री ट्रायल से हटकर या इसको बेकसूर ठहरा देती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या कोई ऐसी डायरेक्शन आती कि ये ट्रायल सेट असाइड कर कहती कि नॉर्मल कोर्ट में करे। उस तरह बिल्कुल आलमी अदालत नहीं गई, और जो हमारा केस जहाँ था वहाँ से आगे चलेगा। ही विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर ही वाज बीइंग ट्रीटेड बिफोर, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग कि उसको काउंसलर एक्सेस मिलेगा। उस काउंसलर एक्सेस से इंडिया अब क्या करता है, क्या उसका ख्याल है कि दे कैन पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, वी डोंट नो। आकर ये साबित करें, क्योंकि इनका मौक़िफ़ देखें ना कितना अनबिलीवेबल है कि पाकिस्तान गया ईरान, एक शरीफ इंडियन शहरी वहाँ फिर रहा था, उसको हम उठाकर ले आए, हमने एक जाली इंडियन पासपोर्ट बनाया, उसका असल इंडियन पासपोर्ट हमने जला दिया जो आज तक इंडिया ने नहीं दिखाया। ये आगे फिर वो
पाकिस्तान की हाई कोर्ट में आकर अपने शवाहिद दे दें इसके, अगर इनके पास हैं। हम तो अब नहीं रोक सकते, पहले शायद हम रोक रहे थे, अब आकर इनको पूरे अपॉर्चुनिटी अपना केस प्रूव करें। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? तो हाँ जी, मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ। एक ये है कि अभी बात हुई थी कि ये टेररिज्म और उसमें जो सनसेट क्लॉज हमारे आए थे 2014 के बाद जब वो पेशावर का वाकया हुआ था, ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का है और वो आर्टिकल 21D है। वो 1952 में ये दो जो चार्जेस मैंने पहले जिनका जिक्र किया था कि एस्पियोनाज है और सबोटाज अगेंस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, तो दैट पर्सन बिकम सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। दूसरी बात यह है कि हमें हाई कोर्ट में इजाजत नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। आर्टिकल 133 ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो ये कहता है कि सिविल कोर्ट से कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स में। जो भी उसका डिसीजन होगा, अगर कोई अग्रीव पर्सन ये समझता है कि उसके साथ मिलिट्री कोर्ट ने ज्यादती की है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आर्मी चीफ है उसके पास जा सकते हैं और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वो जा सकते हैं। हमें ये हम नहीं डालना चाहिए हाई कोर्ट वाला, क्योंकि अगर हमने ये डाल दिया तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इसके बाद ये प्रेसिडेंट हो जाएगा और पाकिस्तान आर्मी का डिसिप्लिन जो है ना उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम लोग फिर जितने भी मिलिट्री कोर्ट सेंटेंस होंगे वो हाई कोर्ट में जा रहे होंगे। जी आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली जरा? जी, मैं एक बात जहन में रख लें, शायद हमारे यहाँ कहीं सोची गई थी ये बात 2 साल पहले भी कि हम इसे कॉन्सुलर एक्सेस दे दें, फिर ये फैसला हुआ कि इसे इंडिया को वहीं ले जाने दें। यहाँ ये बात जहनों में थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर चीज़ मिलेगी तो वो जो हमारे लोगों ने अच्छी तरह सोच के काम किया था, नहीं दी कॉन्सुलर एक्सेस, इंडिया आज वहाँ ज़ीरो से दोबारा आया। अगर हम ये दे देते तो वो इससे आगे जाते। लिहाजा ये बड़ा अच्छा सोच समझ के कैलकुलेटेड केस था जिसको हमने लड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ में ये पाकिस्तान की जीत है, लेकिन पाकिस्तान उसी दिन ये केस जीत गया था जब इंडिया मान लिया था कि ये जो कुलभूषण जाधव है, जो एतराफ़ी वीडियो दे चुके थे कि वो पाकिस्तान में क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी दहशतगर्दी को लेकर, जासूसी को लेकर, उसी दिन पाकिस्तान की ये जीत थी और इंडिया की ये हार थी कि उन्होंने इस जासूस को मान लिया था। बहरहाल आप एक्सपर्ट्स की राय इस फैसले से मुतल्लिक सुन चुके हैं कि इस फैसले की क्या इम्प्लिकेशंस आगे होंगी और जाहिर है बड़ी वाज़ेह ये पाकिस्तान की जीत है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।